हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 11 में अपन पढ़ रहे हैं ईथर के बारे में। तो ईथर है, उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन। और उसकी केमिकल रिएक्शन में सेकंड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, सेकंड टाइप की जो रासायनिक अभिक्रिया वो पढ़ेंगे। तो ईथर क्रियात्मक समूह के जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ईथर है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शो करता है या देता है। इनमें फर्स्ट है प्रोक्साइड का निर्माण है, सेकंड हम पढ़ेंगे ऑक्सोनियम लवण का निर्माण है। तो फर्स्ट है प्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, प्रोक्साइड या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा। तो इसी से रिलेटेड है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ईथर की बोतल को अगर खुला छोड़ दिया जाए, ईथर की बोतल को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे ईथर की बोतल को हम खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन या ओजोन उसके संपर्क में आती है और डाइईथिल पेरोक्साइड का निर्माण करता है। ये जो डाइईथिल पेरोक्साइड है, इनमें जो पेरोक्साइड युक्त ईथर है इसको जब हम वाष्पन करवाते हैं तो जो ईथर है वो तो क्या हो जाता है, ईथर तो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जो पेरोक्साइड बचता है वो क्या होता है, विस्फोट के साथ क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो देखते हैं अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया एक बार कि ईथर की बोतल को अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या होता है। इसके अलावा क्या होता है, 5 टाइम्स यानी कुछ समय के लिए अगर ईथर को हम खुला छोड़ते हैं तब तो क्या डाइईथिल क्या होता है, पेरोक्साइड का निर्माण करता है। अगर हम कुछ सप्ताह या फिर कई महीनों तक ईथर को खुला छोड़ दें तो डाइईथिल हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। तो दोनों में क्या है डिफरेंस है कि कुछ समय के लिए ईथर को खुला छोड़ दिया 5 टाइम्स तब तो क्या होता है, डाइईथिल पेरोक्साइड बनता है। लेकिन सप्ताह या कई महीनों तक ईथर को खुला छोड़ दिया जाए तब क्या होता है, डाइईथिल हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। तो देखते हैं, दोनों देखेंगे अपन। सबसे पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन या ओजोन के संपर्क में आकर के क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्या डाइईथिल ईथर है, C2H5O C2H5, ठीक है। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ O2, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है क्योंकि इन्वायरमेंट में खुला छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन या ओजोन इसके संपर्क में आएगी और संपर्क में आने से क्या बनेगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। देखो इस ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से ये क्या देगा, रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन अपन चेक कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कौन सी थी, पेरोक्साइड का निर्माण। तो देखो ओपन इन एयर, हवा में इसको खुला छोड़ रहे हैं अपन 5 टाइम्स, मतलब कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं। तब क्या होता है, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, डाइईथिल पेरोक्साइड बनता है। तो कैसे ये इस पे लोन पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने है, ऑक्सीजन का एक अणु है पूरा, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो एक लोन पे एक ऑक्सीजन अटैक कर देगा, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर दूसरा ईथर अटैक करेगा। इसका मतलब ईथर के कितने अणु लेने पड़ेंगे अपन को, 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ईथर के 2 अणु ले लेंगे तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो C2H5O C2H5, और ये इस पे अटैक करेगा और उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका निर्माण है, ये किसका निर्माण हो गया, डाइईथर पेरोक्साइड बन गया। अब देखो ये कितने यहाँ 2 है, तो ये भी कितने कर सकते हैं अपन, 2 ले सकते हैं। आप ऐसे भी करवा सकते हो सिलेक्शन को, C2H5 ऑक्सीजन C2H5 यानी डाइईथिल ईथर है, हाफ O2 ले लो आप, वही 5 टाइम्स एयर में रखेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तब अगर हाफ O2 ले लोगे तो यहां पड़ जाएगा C2H5O C2H5। तो दोनों में से ये भी एक ही बात। अब यहां देखो एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इस पे आसानी से क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो 2 अणु लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन अणु पूरा ले रहे हो
यानी 2 ऑक्सीजन एटम ले रहे हो तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, डाइथिल ईथर कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये केमिकल रिएक्शन होती है और डाई एथिल प्रोक्साइड बन जाएगा। डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड, डाई यहां ने लिख दिया इसका डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसको लंबे समय तक हम या कह सकते हैं कुछ सप्ताह या कई महीनों तक अगर खुला छोड़ दें, या तो क्या कुछ समय के लिए 5 टाइम्स के लिए इसको छोड़ा था, तब तो क्या है डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड बनता है। लेकिन लंबे समय तक नोट लिख के लिख सकते हैं अपन, सप्ताह या महीनों तक खुला छोड़ने पर, ईथर को खुला छोड़ने पर डाई एथिल ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बन जाता है। हाइड्रोप्रोक्साइड डाई एथिल ईथर, हाइड्रोप्रोक्साइड डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि 5 टाइम्स से यानी कुछ समय के लिए अगर ईथर को वायु में छोड़ दिया जाए तब तो किसका निर्माण होता है, तब होता है डाइथिल प्रोक्साइड, डाइथिल ईथर प्रोक्साइड बनता है। अगर हम कहते हैं सप्ताह या महीनों तक ईथर को खुला छोड़ दें वायु में, हवा में, तब क्या होता है हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बनता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं अपन, C2H5O C2H5। ये क्या है, ईथर हमारे पास डाइएथिल ईथर है। तो कुछ सप्ताह या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CH2 CH3, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ ओपन इन एयर, हवा में खुला छोड़ दिया, मंथ वीक या मंथ, ठीक है। तो यानी सप्ताह या जो महीने तक है इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए डाइएथिल ईथर को है, तब क्या बनता है, तब क्या होता है, यहां हमारे पास हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बनता है, हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बनता है। देखो वो कैसे बनेगा, तो ये C2H5O, ओके, फिर यहां क्या आ जाएगा CH, यहां क्या जाएगा O, फिर ऑक्सीजन। अब देखो इसमें से एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की CH2 का वैसे तो लिख सकते हैं H, एक जो हाइड्रोजन है यहां से चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा आपस में, फिर क्या करेगा यहाँ H आ जाएगा, यहां वाला CH2 वाला H है वो इस ऑक्सीजन के पास आकर के जुड़ जाएगा और इस CH से क्या जुड़ जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बन जाएगा। फिर से देखते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं, C2H5 ऐसा कैसा लिख दिया, फिर ऑक्सीजन आइटम ऐसा लिख दिया, फिर CH और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन है इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन जाने से इसकी सांद्रता कम हो गई, तो एक ऑक्सीजन यहाँ गया, दूसरा ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ करके ऐड हो जाएगा, तो हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये क्या होता है, ईथर है, 2 प्रकार के ईथर है, 2 प्रकार से रिएक्शन करता है एयर में कुछ समय में और वीक या मंथ में। तो वीक या मंथ लेते हैं तो हाइड्रोप्रोक्साइड डाइएथिल ईथर बनता है, ये भी क्या होता है विस्फोट के साथ क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अब नेक्स्ट सेकंड जो रिएक्शन है इसकी ईथर की है, ईथर के जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एक क्वेश्चन यहां भी बनता है कि ईथर है डाइएथिल ईथर है,
डाई एथिल ईथर जल में एविले, लेकिन H2SO4 में कंसंट्रेट H2SO4 में विलय होता है। क्यों? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डाईएथिल जो ईथर है, डाईएथिल ईथर है, जल में तो क्या होते हैं, एविले होते हैं, लेकिन H2SO4 में विलय होता है। डाईएथिल ईथर जल में एविले इसलिए होता है क्योंकि जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन H2SO4 में विलय होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, यानी ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से क्या होता है, जल में विलय होता है कि डाईएथिल ईथर हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो डाईएथिल ईथर है, जल में क्या हो जाता है, एविले होता है, कंसंट्रेट H2SO4 में विलय होता है। तो इसका रीजन हमने आपको बताया कि जल के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इसलिए जल में क्या होते हैं, एविले होते हैं, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये केमिकल रिएक्शन करता है, और उस केमिकल रिएक्शन के साथ है ये क्या बनाता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, यानी डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। इस वजह से H2SO4 में क्या होता है, आसानी से विलय हो जाता है। जब हम डाईएथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये सांद्र H2SO4 के साथ पहले क्या करता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है, फिर क्या करता है, ऑक्सोनियम लवण बनाने के बाद में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ पहले क्या करता है, लवण बनाता है ऑक्सोनियम लवण, फिर क्या करता है, अंततः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। तो देखो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास क्या डाईएथिल ईथर है, C2H5O C2H5 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, HSO4 ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 को, H2SO4 को ऐसे लिख दिया अपन ने। तो ये जो लोन पेयर है H पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर के अपनी तरफ क्या करेगा, बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। तो यहां बढ़ जाएगा C2H5 इस पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और HSO4 पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बन गया, ये बन गया डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, C2H5OH पॉजिटिव, C2H5 प्लस HSO4 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, ये पहले क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, यानी सांद्र H2SO4 के साथ है, ये क्या करेगा, पहले ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो डाईएथिल ईथर है, इसको गर्म किया, सांद्र H2SO4 के साथ है, कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 के साथ जैसे गर्म किया तो पहले क्या बनाता है, लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है, डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अंततः ये क्या किसमें बदल जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। वो कैसे, देखो हमारे पास H2SO4 अगर अपन 2 ले लें, कितने H2SO4 ले लें, 2 H2SO4, तो ये टूटता है एक तो SO3 में, एक टूटता है HSO4 माइनस में, और एक टूटता है H3O प्लस में, इसमें टूटता है। देखो हाइड्रोजन कितने, 4, तो 3 और 1 4, सल्फर कितना 2, तो सल्फर 1 और सल्फर 2, ऑक्सीजन कितने 4 दूनी 8, तो 3 और 4 7 और 1 8, संतुलित है। 2 H2SO4 के अणु लिए तो एक तो SO3 बनता है, एक बनता है HSO4 माइनस, एक बनता है H3O प्लस। तो यहां क्या होगा कि ये जो SO3 है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, जो बना ना डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे, ये हमारे पास है C2H5O पे पॉजिटिव, H
C2H5, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन है, SO3। SO3 इसके साथ रिएक्शन करके जो एसिड ये बना लेगा, देखो C2H5O, C2H5, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये SO3 है, वो यहां के जुड़ जाएगा SO3 और H, डाइएथिल ऑक्सोनियम सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ये SO3 है वो अंदर ऐड हो जाएगा, H कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये बन गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ जो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, यानी अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, ऐसा ही है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर जाएगा। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ आगे अगले स्टेप में C2H5 पे तो क्या जाएगा, प्लस। C2H5 यानी कार्बन पे तो क्या जाएगा, प्लस, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया किसको, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और साथ में बन गया C2H5। अब देखो SO3 4 हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HSO4 बढ़ गया, HSO4। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया ना। देखो कैसे, C2H5। अब देखो यहाँ O कितने हैं, 4, तो O कितने लिख दिए, 4। सल्फर कितना, 1। हाइड्रोजन कितना, 1, तो बन गया C2H5 HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या बन गया, एथिल कार्बोनियम आयन, ठीक है। एथिल कार्बोनियम आयन क्यों बना, क्योंकि ये अनस्टेबल है, और ये क्या करेगा, कार्बन है इसको स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी खुद का बलिदान कर देगा, खुद का त्याग कर देगा इसके लिए। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ करना होता है तो अगर कोई अपना उसके लिए करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये इसका अपना है, तो इसके लिए इसका करना क्या आसान है, क्यों, बलिदान देना इसके लिए क्या है, कुर्बानी देना क्या आसान है। तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोनियम आयन बढ़ जाएगा। ये जो कार्बोनियम आयन है, एथिल कार्बोनियम, ये HSO4- से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर जाएगा। C2H5 इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, HSO4- के साथ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5, इस पे प्लस है, इस पे क्या है, माइनस, यहाँ बन जाएगा HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब डाइएथिल को कंसंट्रेट H2SO4 में गर्म किया तो ऑक्सोनियम लवण बना, यानी डाइएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है लवण बन गया। फिर क्या हुआ, ये जो लवण है उसकी रिएक्शन करवा दी SO3 के साथ। ये SO3 कहां से आया, क्योंकि H2SO4 चाहिए हमें, H2SO4 के दोनों लिए, तो वो टूट जाता है SO3 में, एक टूट जाता है HSO4- में, एक टूटता है H3O+ में, क्योंकि अंततः ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदलता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में तभी बदलेगा जब हमारे पास HSO4- होगा। और ये HSO4- कहां से मिलेगा, हमें H2SO4 से मिलेगा। तो यहां से मिल गया SO3, HSO4- और हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये SO3 के साथ रिएक्शन करके ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। फिर यहां से क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे करके कार्बोनियम आयन बना लेता है, और यहाँ पर जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो एथिल कार्बोनियम आयन है इस HSO4- यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। तो अंततः हमें क्या मिल जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाता है। तो ये हो गई H2SO4 के साथ है किस प्रकार ये ऑक्सोनियम लवण बनाता है। इसी प्रकार HCl के साथ भी क्या बनाता है, लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो सेकंड इसमें देखते हैं ऑक्सोनियम लवण में। ये तो फर्स्ट तो क्या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हो गई, एक देख सकते हैं अपन, इसके साथ HCl के साथ भी अपन देख सकते हैं। तो देखो HCl के साथ ठीक है, तो HCl के साथ भी क्या बनेगा, लवण का निर्माण कर देगा। इसको फर्स्ट मान सकते हैं, या सेकंड मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो अपन HCl के साथ किस प्रकार के लवण बनाता है। तो डाइएथिल ले लेते हैं अपन C2H5O, C2H5, इसमें क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और HCl के साथ
ये क्या है HCl, इसके साथ भी क्या करेगा, लवण का निर्माण करेगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे क्या है, डाइथिल ऑक्सीजन पे क्या लोन पे, ये लोन पे इसको डोनेट करेगा, ये अपनी तरफ बुलाएगा इलेक्ट्रॉन दे करके, ये इसके पास आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, Cl- के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये बना देगा डाइएथिल C2H5O, H इसके पास आ गया, C2H5, इस पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो डाइएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या सोल्ट है या लवण है। इसके अलावा क्या है, डाइएथिल तरह वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डाइएथिल तरह वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो हमें यह बताना है कि डाइएथिल तरह कि इसके ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे BF3 है, AlCl3 है, ये क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो डाइएथिल तरह लिख सकते हैं अपन, डाइएथिल ईथर लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, या लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ओके, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और ऊपर इसको लिखते हैं किस प्रकार डाइएथिल ईथर वो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो ले लिया, तो इरेज कर देते हैं इसको। तो कैसे उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है या उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है डाइएथिल ईथर, उपसहसंयोजक यौगिक, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइएथिल ईथर लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन, डाइएथिल ईथर लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ये पूछा सकता है डाइएथिल ईथर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण क्यों करते हैं। तो ये क्या होगा, डाइएथिल ईथर कैसे रिएक्शन करेगा, डाइएथिल ईथर लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करेगा, तो वो देखते हैं अपन कि हमारे पास ये क्या है, C2H5O, C2H5 डाइएथिल ईथर, इसके ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इस ये क्या है, लुईस क्षार, ये क्या है, लुईस अम्ल। ये लुईस अम्ल क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए लुईस के अनुसार ये क्या है, लुईस अम्ल है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो लुईस के अनुसार ये क्या, लुईस क्षार है। तो अब ये क्या हुआ, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। तो C2H5 ऑक्सीजन, C2H5, इस ऑक्सीजन ने दिया किसको, BF3 को, तो ये बन गया उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। इस प्रकार है डाइएथिल ईथर इस रिएक्शन से पता चल रहा है लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये जो लुईस अम्ल है जैसे BF3 AlCl3 है, इनके साथ क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ये गिरनार विकर्मक के साथ भी क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बना सकते हैं, तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं। या क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि डाइएथिल ईथर को गिरनार विकर्मक में क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये गिरनार विकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, उसके साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर गिरनार विकर्मक के साथ और इसकी रिएक्शन देख सकते हैं।
RMgX के साथ रिएक्शन, RMgX एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन, या ऐसा बता सकते हैं रिएक्शन नहीं करता है कि इसको क्या है गिरनार विक्रमक के साथ ही क्यों रखा जाता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा इसलिए रखा जाता है। डाइएथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर को गिरनार विक्रमक में क्यों रखा जाता है? तो इसका जो आंसर ये आएगा कि गिरनार विक्रमक के साथ यह अभिक्रिया नहीं करेगा, इसके साथ उप सहसंयोजक बंध बना लेगा और इसलिए आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जब भी डाइएथिल ईथर को काम में लेना होता है तो क्या करते हैं, गिरनार विक्रमक से इसे अलग आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, किसमें रखते हैं, गिरनार विक्रमक में रखते हैं, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो हमारे पास डाइएथिल ईथर है, ये C2H5O C2H5 RMgX इसके साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब देखो मैग्नीशियम है, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहां क्या हुआ, इसके साथ उप सहसंयोजक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना अपन को, मैग्नीशियम है 4 उप सहसंयोजक बंध बनाता है, सिल्वर है 2 उप सहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसे कॉपर है वो 4 उप सहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसे मैग्नीशियम भी 4 उप सहसंयोजक बंध बनाता है। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है, इधर X, तो यहां क्या है C2H5 और यहां भी क्या है C2H5 और यहां क्या है C2H5। ये उप सहसंयोजक बंध का निर्माण इस प्रकार करता है, कौन, डाइएथिल ईथर, किसके साथ, गिरनार विक्रमक के साथ, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इजी से जब भी जरूरत पड़े यहां से डाइएथिल ईथर को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब यहां देखो डाइएथिल ईथर के अणु कितने हैं, 2, यहां कितने कर देते हैं अपन, 2 कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ईथर है किस प्रकार है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर जो लोन पेयर उसकी वजह से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये देता है, शो करता है, इसको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्लास में एक नई केमिकल रिएक्शन लेकर आएंगे आपके लिए।